जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएस प्री 2024 के इस सीरीज में। आज हम लोग रीजनिंग का डे 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस प्री 2024 नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, हर क्लास के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, आपको कुछ शब्द दिए गए, ये 5 शब्द दिया गया है जिसको एक क्रम में लगाना है। तो इन शब्दों को देखकर ये पता चल रहा है, ये ज्ञात हो रहा है कि ये फूड चैन का शब्द दिया गया है। देखिए अगर इसको आप फूड चैन के रूप में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपको घास मिलेगा, यहाँ इंग्लिश से देखेंगे तो ग्रास मिलेगा, क्योंकि ग्रास क्या है, ग्रास उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर है। ठीक, अब घास को खाने का काम कौन करेगा, घास मिलेगा। तो जब 5 आएगा तो आपका या तो सी सही उत्तर बनेगा या तो डी बनेगा, क्योंकि 5 से शुरुआत यहीं पर हो रहा है। अब घास को खाने का काम करेगा टिड्डा, टिड्डा खाने का काम करेगा। देखिए घास हो गया, घास को टिड्डा खाएगा मतलब ग्रास होपर खाएगा। अब ग्रास होपर को खाने का काम कौन करेगा, तो ग्रास होपर को खाएगा मेंढक। जैसे आप मेंढक को अरेंज करेंगे आपका विकल्प सी यहां से सही बन जाएगा। अब देखिए इसके आगे अगर आप देखेंगे तो मेंढक को सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा यहाँ पर बचा हुआ बाज। तो ये आपका फूड चैन का एक क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग के पैटर्न पे सेट किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 यहां पर दिया है, अ मंकी क्लाइम्स अ 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर। देखिए स्लिपरी पिलर का मतलब है एक फिसलनदार, मतलब फिसल रहा है उस पर, फिसलनदार पिलर है, उस पर एक बंदर को चढ़ना है। कितना चढ़ना है, आपको चढ़ना है उस बंदर को 12 मीटर। देखिए इन फर्स्ट मिनट, जब पहले मिनट में क्या होता है, ही क्लाइम्स 2 मीटर्स, वह 2 मीटर चढ़ता है। एंड इन द नेक्स्ट मिनट, और अगले मिनट में, ही स्लिप्स 1 मीटर डाउन, 1 मीटर नीचे आ जाता है। इन दिस वे हाउ मेनी टाइम्स विल ही टेक टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर। वह पिलर के शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लेगा। इसी का हिंदी यहां पर दिया है कि एक बंदर है, ये 12 मीटर ऊंचे एक चिकने खंबे पर चढ़ता है। चिकने मतलब स्लिपरी, वहां पे स्लिप करने वाला खंबा बोला गया था, पर चढ़ता है। वह 2 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से कितने समय में खंबे पर चढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बंदर क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट टाइम है ना, मतलब पहला मिनट जो है, इसमें क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है 2 मीटर। 2 मीटर प्लस होने का मतलब है कि 2 मीटर आगे चला जा रहा है। लेकिन अगले 1 मिनट में फिर क्या हो रहा है कि बंदर 1 मीटर नीचे आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 मिनट जो लगा रहा है बंदर, तो 2 मिनट में वो चढ़ रहा है 1 मीटर की ऊंचाई। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो 12 मीटर जाना है तब तो 24 मिनट लगना चाहिए, नहीं 24 मिनट नहीं लगेगा। देखिए जब 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 20 मिनट में वो चढ़ जाएगा 10 मीटर। ठीक, अब फाइनल उसे चढ़ना कितना है, 12 मीटर। जो 21वां मिनट होगा, जब 21वें मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ेगा तो टॉप पर पहुंच जाएगा। फिर जब टॉप पर पहुंच जाएगा तो वहां से फिसलेगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मिनट, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर बताना है, कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए जब कभी भी एक ऐसी आकृति ड्रॉ की जाती है तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है खंडों के योग के समान। जैसे यहाँ पर 1 और 2 खंड है तो इनको आप जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कुल 3 त्रिभुज। अगर जैसे इमेजिन कीजिए यही खंड इस प्रकार होता, अगर ऐसा होता तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनते, 1 2 3, 3 खंड है तो आप तीनों को जोड़ते तो आपको मिलता 6। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये एक खंड ऐसा दिख रहा है, इसमें 1 और 2, यहां तक आपको मिलेगा 3 त्रिभुज। ठीक, इसके बाद एक खंड आपको यहां पर और ऐसा दिख रहा है तो इसमें भी आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, और यहां पर एक खंड और ऐसा दिख रहा है तो इसमें भी आपको मिलेगा 3 त्रिभुज। ठीक, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद यहां पर ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है इसको देखेगा, ये एक त्रिभुज और ये एक्स्ट्रा है।
3 3 6 3 9 और 1 10 10 त्रिभुज मिल गया। अब इसके बाद ये अंदर वाली आकृति छूट रही है, यहाँ पे देखिए ये। अब इसमें आप देख सकते हैं एक त्रिभुज ये है, यहाँ पे ये, दूसरा ये है, तीसरा ये बना है और चौथा ये बना है। ठीक, तो यहाँ पे 4 त्रिभुज बना। और अगर आप देखेंगे तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, मतलब अंदर की आकृति का, 4 और 1 5, तो 5 त्रिभुज आपको अंदर मिला है। इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज हैं, विकल्प डी। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि इस आकृति में 15 त्रिभुज किस प्रकार है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला, यहाँ पे एक श्रृंखला है, इसमें आपको लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। देखिए श्रृंखला में कौन कौन सा संख्या लिखा गया, 60, 180, आगे है फिर 90, 90 के बाद 270, 270 के बाद क्वेश्चन मार्क और फिर आगे दिया हुआ है 405। तो आप इसमें चाहे तो डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे तो अल्टरनेट पैटर्न भी आप देख सकते हैं। देखिए डिफरेंस मेथड क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा इसमें डिफरेंस कितने का है, आप अगर या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे गुणा है 3 का, ठीक, 6 3 18 मतलब 180। यहाँ पर फिर भाग किया गया है 2 का, यहाँ पर भाग किया गया है 2 का, फिर आगे देखिए गुणा किया गया है 3 का, ठीक, गुणा किया गया 3 का, तो आगे फिर से भाग करेंगे 2 का। जैसे 2 का आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 135। तो इसका सही उत्तर 135 है कि नहीं, आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 135 में आप 3 से अगर गुणा कराएंगे तो आपको 405 ही मिलेगा, मतलब 135 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। इसके अतिरिक्त आप क्या देख सकते थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्टरनेट, यहाँ पर ये इसमें 30 जुड़ा है ना, 30 जुड़ा है, 60 30 90 हो गया है ना। इसके बाद यहाँ पर नहीं पता है क्या जुड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 180 में 90 जुड़ा है, फिर 90 में आपको 135 देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जितना टर्म ये था इसका हाफ इसमें जोड़ा गया, मतलब इसका 1.5 गुना किया गया। फिर इसका हाफ देखिए, यहाँ पे 180 का आधा 90 इसमें जोड़ा गया और यहाँ पे 270 का आधा 135 इसमें जोड़ा गया। तो इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो 180 का आधा 90 यहाँ पर जो, सॉरी 60 का आधा 45 इसमें जुड़ा है, तो 30 इसमें जुड़ा है, तो 90 का आधा 45 यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी 135 ही मिलेगा। तो खैर आप किसी भी पैटर्न पर देखिए आपका आंसर नहीं परिवर्तित होगा, वो आपका सेम रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की योग की दोगुनी है। मतलब यहाँ पे फादर है ना, और इधर इसके 2 सन है। अब पिता की आयु क्या है कि इनके दोनों पुत्रों के योग की दोगुनी है। जैसे मान के चलेगा दोनों पुत्रों का योग उम्र अगर x होगा तो पिता का उम्र कितना होगा, 2x होगा। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है 20 वर्ष पश्चात। देखिए जब पिता 20 वर्ष बढ़ेगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 2x + 40 हो जाएगी, सॉरी माफ कीजिएगा 20 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी उम्र इतनी हो जाएगी। लेकिन अब इसके जो पुत्र है ना, यहाँ पे एक नहीं है 2 पुत्र हैं, तो 20 वर्ष एक बढ़ेगा और दूसरा भी कितना बढ़ेगा, 20 वर्ष बढ़ेगा। तो जो पुत्रों का योग हो जाएगा x + 40 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु। देखिए इसमें आप ये जो विकल्प दिए गए यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे पिता की आयु पूछा है, इसका मतलब देखिए अगर पिता की आयु 40 मानेंगे तो पुत्र का आयु यहाँ पर 20 हो जाएगी। देखिए अगर हम 2x = 40 मान ले तो x बराबर यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसका आधा लेना है, आधा लेना है ना। अब इसके बाद देखिएगा जब यहाँ पे 2x की वैल्यू 40 है, 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 20 है, 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये पैटर्न सेटिस्फाई, मतलब यहाँ पे आपने जो इसमें विकल्प रखा है 40, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका सही उत्तर 40 वर्ष हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सब विकल्प क्यों गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें 60 वर्ष, देखिए अगर पिता की आयु 60 मानते तो 2x की वैल्यू आपको मिल जाती 60 और x की वैल्यू मिल जाती कितनी, x की वैल्यू मिल जाती 30। ठीक, इसके बाद जब 20 वर्ष बीतता तो ये 80 वर्ष का हो जाता है ना। लेकिन इसमें 20 दूना 40 बिताने पर 70 वर्ष मिलते, तो ये आपका सही नहीं होता। तो ये वैल्यू पुटिंग के साथ आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसको आप बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं बनेगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 दिया है, निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे इस सीक्वेंस को पूरा करना है, आपको सही क्रम चुनना है। तो इसको थोड़ा सा जूम करते ताकि यहीं पर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है EGIK देखिए E से F हो गया है ना, +1 हुआ है, और फिर आगे G से I हो गया +2 हुआ है ना, I से L हो गया +3 हुआ है, और K से O हो गया +4 हुआ है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है,
+1 +2 +3 और +4 ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो F से आगे बढ़ेंगे आपको G मिलेगा, है ना, 6 से एक आगे आपको 7 मिलेगा। इसके बाद H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? H की जो प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है, 8 के बाद आपको 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, है ना। J की प्लेस वैल्यू 10 है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 मतलब M हो जाएगा। L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 मतलब P हो जाएगा। तो G J M P इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प D। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 107 में ये जिक्र किया गया कि निम्नलिखित में ऐसे कितने 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे 4 देखने हैं, इनके पहले 7 आपको मिलेगा लेकिन बाद में ना 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 रहेगा तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे। मतलब 74 तो आपको ढूंढना है नंबर में, लेकिन 743 मतलब 743 नहीं ढूंढना है। तो देखिए 74 अगर आप ढूंढेंगे तो एक आपको यहां पर मिला है, एक सीक्वेंस ये रहा, दूसरा देखिए सीक्वेंस ये रहा 74 का, तीसरा ये रहा 74 का, है ना। चौथा देखिए यहाँ पे 74 है लेकिन बाद में 3 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद देखिए और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक 74 ये रहा। तो 4 पेयर आपको ऐसे दिख रहे हैं, जो 4 है यहाँ पर पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ए, मतलब 4 पेयर ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसको आप फार्मूले के साथ भी बना सकते हो और बाकी बेसिक पैटर्न से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक, लड़कों की एक पंक्ति है ना। यहाँ इस पंक्ति में हो क्या रहा है समझिएगा, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पर ए है, लेफ्ट साइड से इसका पोजीशन कितना है, अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 10वें पोजीशन पर है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए पंक्ति में यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और जो बी है ये राइट साइड से किस पोजीशन पर है, राइट साइड से 9th पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अगर ये अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है कि यहां पर देखिए अब ए बी को यहां पर भेज देंगे और ए को यहां पर भेज देंगे। जैसे ही ए यहां पर आ जाएगा तो ए क्या हो जा रहा है, लेफ्ट साइड से 15वां हो जा रहा है। तो देखिए ये जो राइट से 9th है, 9वां है, यही लेफ्ट से 15वां है, ठीक, यही लेफ्ट से 15वां है, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे चाहे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। आप इस फार्मूले के साथ देख सकते हैं या फिर आप ऐसे बेसिक तरीके से समझिएगा। देखिए ये राइट से 9वें पोजीशन पर है, इसका मतलब क्या है कि 8 लोग इसके मतलब इधर पीछे रहे होंगे, और ये लेफ्ट से 15वें पर मतलब 14 लोग इधर रहे होंगे। तो देखिए 14 और 8, 14 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22 हो जाएगा, है ना, 14 26 2 22, और एक ये पोजीशन खुद है तो 22 और 1 23। तो इस पंक्ति में कुल 23 लोग हैं, 23 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। इसके अतिरिक्त आप फार्मूला रख के भी कर सकते। देखिए 15 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 15 और 9 8 क्यों लेंगे, ये 15 लेंगे और ये 9 लेंगे, 15 और 9 की अगर बात करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में से एक माइनस करेंगे तो भी आपको 23 मिल जाएगा। तो इसका विकल्प सी सही बनेगा, आप चाहे जिस हिसाब से देखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन शब्दों को एक सीक्वेंस में लगाना है। शब्द क्या है, प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचय। इधर देखिए प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले किस चीज का आगमन होगा, कोई चीज आएगा, है ना, अराइवल होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 आएगा। जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ पर विकल्प बी और विकल्प डी इलिमिनेट हो जाएंगे। 3 के बाद उसका इंट्रोडक्शन होगा, जो चीज आएगा उसका इंट्रोडक्शन होगा, परिचय किया जाएगा। अब परिचय देखिए आपका आगमन हो गया, परिचय हो गया। अब परिचय हो जाएगा, परिचय होने के बाद फिर क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति की जाएगी, है ना, क्यों कैसा है, तो यहाँ पे प्रस्तुति होगा। प्रस्तुति के बाद फिर उस पर चर्चा किया जाएगा, और चर्चा होने के बाद लास्ट में उसका रिकमेंडेशन होगा। तो विकल्प यहाँ पे क्या सही बनेगा, 3 5 1 4 2, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 क्या दिया, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे निर्णय के संबंध में बात किया गया। देखिए मानवीय तार्किकता सीमित है, ठीक, मानवीय तार्किकता सीमित है, ठीक है, मतलब जो मानव की तर्क क्षमता है वो सीमित है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। देखिए दोनों यहाँ पर सत्य दिख रहा है कि जो मानवीय तार्किकता ह्यूमन रेशनैलिटी है ये लिमिटेड है, ये भी बात एकदम सत्य है कि ह्यूमन जो रेशनैलिटी है लिमिटेड है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वो क्या करता है, अगर लगातार वो प्रैक्टिस करेगा तो अपने निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकता है। तो विकल्प इसका यहां पर सी सही उत्तर बनेगा, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 111 में क्या दिया हुआ है,
निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इन सबको एक सीक्वेंस में लगाना है। देखिए सीक्वेंस में कैसे लगेगा, यहाँ पर छाती, ललाट, पेट, कान, पैर, ठोड़ी, है ना। इंग्लिश में देखेंगे तो चेस्ट, फोरहेड, स्टमक, ईयर, लेग्स एंड चिन दिए। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ये सब अंगों के नाम है। अंगों के नाम है तो इसमें दो ऑर्डर हो सकता है, या तो अप टू डाउन सबको अरेंज किया गया होगा ऊपर से नीचे की ओर, या तो डाउन टू अप मतलब अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे, और डाउन टू अप मतलब नीचे से ऊपर। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया होगा। तो चलिए विकल्प के साथ चलते। देखिए सबसे पहले चेस्ट, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अच्छा सीक्वेंस में लगा लेते हैं इन लोगों को। देखिए सबसे पहले फोरहेड आएगा, चाहे डाउन टू अप रहेगा या अप टू डाउन रहेगा, मतलब या तो दो सबसे शुरू में रहेगा या तो दो सबसे लास्ट में रहेगा, है ना। देखिए अब यहीं से आपका उत्तर क्लियर हो गया। देखिए या तो दो सबसे स्टार्ट में रहेगा या तो दो सबसे लास्ट में रहेगा। देखिए यहां पर दो लास्ट में नहीं, मतलब ये विकल्प नहीं बन सकता। यहां पर देखिए रुके यहां पर देखिए दो लास्ट में नहीं, यहां इन सब में देखेंगे कोई भी दो लास्ट में नहीं है। दो लास्ट में नहीं, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर अप टू डाउन का पैटर्न चल रहा है। मतलब सबसे जो ऊपर वाला अंग है माथा सबसे ऊपर रहेगा, इसके नीचे का अंग जैसे मान के चले आप देखेंगे तो माथा के बाद कान आ जाएगा, ये पैटर्न रहेगा। और यहाँ पर दो की शुरुआत, दो से शुरुआत होने वाला विकल्प सिर्फ एक है, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप सोचेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से ऐसे सेट कर लेंगे। यहाँ पे 6 अंग दिए है ना। अब इनका ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो अंग को ऊपर से नीचे व्यवस्थित किया जाएगा, मतलब जैसे माथा है, माथा के नीचे कान है, कान के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे चिन्ह मतलब ठोड़ी की बात की गई है ना। इसके बाद या तो पैटर्न क्या रहेगा, मतलब सबसे नीचे लेग आ जाएगा, लेग के बाद आप देखेंगे तो फिर स्टमक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए आप अगर ऐसे अरेंज किया जाता तो दो या तो सबसे अंतिम में होता या तो दो सबसे प्रारंभ में होता, यही दो विकल्प बनते। तो देखेंगे दो कहीं पर भी अंतिम में नहीं, मतलब दो प्रारंभ में होना चाहिए, और दो प्रारंभ में सिर्फ एक विकल्प में, तो वही आपका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। 60 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। जो 25 व्यक्ति ये लोग एच पढ़ते हैं, 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। ठीक, इतना डेटा दिया। आगे बोल रहा है कि 9 लोग ऐसे जो दोनों एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, और 8 दोनों टी और आई पढ़ते हैं, और 3 व्यक्ति ऐसे जो सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो व्यक्तियों की वह संख्या जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न को देख के पता चल रहा है कि वेन डायग्राम का एक प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एच है ना, एच पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक, एच के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा ये टी पढ़ने वाले लोग हैं, ये टी पढ़ने वाले लोग हैं, और एक वेन डायग्राम और बनाते हैं यहाँ पे, इसमें मतलब एक सर्कल और खींचते हैं। देखिए ये आपको आई पढ़ने वाले लोग मिल गए। ठीक, यहाँ पे ये पता चल गया कि कौन सा व्यक्ति कौन समाचार पत्र पढ़ेगा। देखिए 3 लोग ऐसे हैं जो कि सभी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो 3 लोग ऐसे हो गए जो हर तरीके का पेपर पढ़ रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि एच और आई पढ़ने वाले लोग कितने, देखिए यहाँ पर 9 लोग ऐसे हैं जो दोनों एच और आई को पढ़ रहे हैं। तो 9 लोग एच और आई को पढ़ रहे हैं। देखिए 3 तो यहाँ पहले ही आ चुका है, तो 6 लोग और बचे जो एच और आई दोनों को पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या दिए, 11 लोग ऐसे जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं। देखिए 11 लोग ऐसे जो एच और टी पढ़ते हैं, तो 3 आ चुके हैं। 8 लोग और बचे होंगे जो एच और टी दोनों को पढ़ेंगे, और 8 लोग ऐसे जो टी और आई को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 आ चुका है, बचा है 5। ठीक, इतना चीज सेट हो चुका है, और टोटल पहले ही बता रखा है। देखिए 25 व्यक्ति एच पढ़ने वाले हैं, 26 व्यक्ति टी पढ़ने वाले हैं, और 26 व्यक्ति आई पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर आप आराम से हल कर सकते हैं। 14 और देखिए 8 और 6 14 3 17, तो यहाँ पे 8 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एच पढ़ेंगे, है ना। 6 5 11 3 14, तो 12 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आई पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए 8 5 13 3 16, मतलब 10 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ टी पढ़ेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक प्रकार का समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? देखिए 12 8 20 20 और 10 30, 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक प्रकार का समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहां पर यह दिया है कि यदि टैलेंट का कूट इस प्रकार से दिया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर्च को किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहां पर पैटर्न देख लेते। देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एल की प्लेस वैल्यू है 12, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर का एन का देखेंगे तो 14, और टी का देखेंगे फिर से 20। ठीक, तो यहां पे देखिए अब इसका पैटर्न क्या है। एक्स की प्लेस वैल्यू है 24, है ना। ई की प्लेस वैल्यू है 5, इसके बाद पी की प्लेस वैल्यू 16, आई की प्लेस वैल्यू 9, यहां पर 18, और यहां पर फिर से 24। +4 का पैटर्न आपको दिख रहा है, +4 मतलब हर लेटर में +4 किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर्च का कोड क्या होगा। देखिए एस में +4 करेंगे W मिलेगा, ई में +4 करेंगे तो आपको आई मिलेगा। W और आई सिर्फ विकल्प डी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर इस श्रृंखला में कुछ संख्या दिए गए जिसमें से एक संख्या ऐसा होगा जो गलत है, आपको उसे निकालना है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। यहीं पर देखिए, यहां पर 7, 28, 63, 124, 215, 242, 342 और 511 दिया गया है। पैटर्न क्या होगा देखिए, ये 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, यहाँ पे 2 था ना, ये 4 है, ये इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5 का क्यूब -1 है ना, इसके बाद ये 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 और 8 का क्यूब -1। तो यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, क्यूब +1 हो रहा है। देखिए 2 का क्यूब -1 है, यहाँ 4 का क्यूब -1 है, 5 का क्यूब -1 है, तो इसको भी क्या होना चाहिए था, 3 का क्यूब -1 अगर करते तो 26 सही बनता, लेकिन यहाँ पर 28 दिया, मतलब ये इसका गलत उत्तर है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 यहां पर दिया है, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जैसे सोरा का संबंध है। देखिए ड्यूमा की बात करेंगे तो ड्यूमा का संबंध रूस से और सोरा का संबंध अफगानिस्तान से। यहां पर मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं अफगानिस्तान। आपको एक कमेंट करके बताना है कि ड्यूमा और रूस का क्या संबंध है, जैसा कि अफगानिस्तान और सोरा का बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन यहां पर दिया है कि संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका कारण है चंद्रमा पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। तो देखिए दोनों सत्य, संचार के लिए चंद्रमा का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसका जो कारण है ये भी बिल्कुल सही है कि चंद्रमा भूमध्य रेखीय सतह में गतिमान नहीं होता। तो दोनों कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बीते कल के पहला का दिन, यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, इफ द डे बिफोर एस्टरडे वाज सैटरडे व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है जरूर से, है ना, इसको कमेंट कीजिएगा। ये कैलेंडर का एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ये दिया गया 118 नंबर का, कि 7 खंबे PQRSTU भी इस प्रकार लगाए जाते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे P लगा है दोस्तों, Q लगा है, R लगा है, S लगा है, T लगा है, U लगा है और आगे V लगा है, और दोनों के बीच की दूरी 1-1 मीटर कम होती जा रही है। पहले 2 खंबे P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है। जैसे इसके बीच की दूरी 10 मीटर है तो आगे ये दूरी 9 मीटर होगी, फिर 7 मीटर होगी, फिर 8, यहाँ पर 9 के बाद ये होगा 8 ना 7 का होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये दूरी हो जाएगी 7-8 मीटर, इसके बाद ये 7 होगा, ये 6 होगा और ये 5 होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंतिम मतलब P और अंतिम खंबे इसके बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए 10 और 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 1 20 7 27, 27 और यहाँ पे देखिए 27 और 7 आप देखेंगे तो आपको 34 मिलेगा, 34 6 40 और 5 45, तो इनके बीच की दूरी 45 मीटर बन जाएगी। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या दिया, उस विकल्प किस विकल्प का अनुकरण किया जाता है। यहाँ पे कथन दिया है और कथन के बाद निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन क्या दिया है, नो फ्लावर इज अ बोट, कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं है जो बोट है। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, नो फ्लावर इज अ बोट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं है जो कि बोट हो, है ना, नो फ्लावर इज अ बोट। ऑल बोट्स आर रिवर, जितने के जितने बोट्स हैं सभी के सभी बोट्स क्या है, सभी के सभी बोट्स रिवर हैं, रिवर को यहां पर अंदर लिख लेते हैं, ऑल बोट्स आर रिवर। नेक्स्ट दिया है अच्छा यहाँ पे ये भी दिया, पहला स्टेटमेंट छूट रहा है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, तो यहीं पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आज इतनी मिस्टेक काय हो रही है भाई, है ना, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, यहाँ पे पूरा इसका वेन डायग्राम बन चुका है। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, सम फ्रूट्स आर रिवर। देखिए फ्रूट का कुछ दायरा रिवर के पास जाएगा, हमें क्या पता है जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया सम रिवर्स आर बोट्स, कुछ रिवर ऐसा है जो कि बोट है, भाई रिवर का दायरा बोट में है तो ये सही हो जाएगा। सम रिवर्स आर फ्रूट्स, रिवर्स फ्रूट के घर जाएगा कि नहीं जाएगा हमको नहीं पता है ना। इसके बाद देखिए सम फ्लावर्स आर फ्रूट, कुछ फ्लावर फ्रूट है तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प दूसरा और चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, संख्याओं के युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से विषम है। तो भैया इसमें आपको ये कमेंट करिएगा कि कौन सा विषम है। तो आज के कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए उसका उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक